अगर आप देखिए तो वक्फ कानून पर सबसे ज्यादा जो राजनीति है और विरोध प्रदर्शन है वो पश्चिम बंगाल में हो रहा है। वजह क्या है? और ये सवाल भी खड़ा हो रहा है कि क्या ये वक्फ बचाओ अभियान है या फिर वोट बचाओ अभियान है। पश्चिम बंगाल में पिछले 14 साल से ममता बनर्जी की सरकार है और पिछले कुछ विधानसभा चुनाव में मुस्लिम समुदाय के वोट लेफ्ट और कांग्रेस से टीएमसी में ट्रांसफर हुए हैं। 2006 में जब टीएमसी को मुसलमानों के 22% वोट मिले थे, ये बात 2006 की है, तब 22% वोट मिले थे, तब उसे पश्चिम बंगाल की 294 में से 30 सीटों पर जीत मिली थी और टीएमसी सरकार बनाने में नाकाम रही। फिर आइए 2011 के चुनाव में, जब मुसलमानों के 35% वोट मिले, तब उसकी सीटें बढ़कर हुई 184 और पहली बार ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी। इसके बाद 2016 में मुसलमानों के 51%, 35 से सीधा 51%, आधे से ज्यादा मुस्लिम वोट मिले और टीएमसी ने 211 सीटें जीती और 21 के पिछले जो विधानसभा चुनाव में मुसलमानों के सबसे ज्यादा 75%, 75% एक मुश्त वोट टीएमसी को मिले और उसने 2015 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बनाई। ये याद रखिए कि खुद ममता बनर्जी कहती हैं 33% मुस्लिम जो अल्पसंख्यक हैं वो है पश्चिम बंगाल में, यानी हर तीसरा वोटर उनके साथ है। इन आंकड़ों से ये पता चलता है कि ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल के हर 100 में से 75 मुसलमान चुनावों में वोट देते हैं और यही वजह है कि उनकी पार्टी वक्फ के मुद्दे पर खुलकर मुसलमानों का साथ दे रही है। ये वही राजनीति है, ये वही रणनीति है जिसे बिजनेस इंडस्ट्री में टारगेट मार्केट स्ट्रैटेजी कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि बाजार में उसी प्रोडक्ट को बेचना जिसे उस कंपनी के ग्राहक खरीदना चाहते हैं। राजनीति में भी इसी रणनीति का इस्तेमाल होता है और इसे आप टारगेट वोटर स्ट्रैटेजी कह सकते हैं। इसमें पार्टियां उन लोगों के हिसाब से अपनी राजनीति करती हैं जो लोग चुनावों में उन्हें वोट देते हैं और क्योंकि पश्चिम बंगाल में हर 100 में 75 मुसलमानों के वोट टीएमसी को मिलते हैं, इसीलिए उसकी पूरी राजनीति मुसलमानों के इर्द गिर्द घूमती है। यह आरोप भारतीय जनता पार्टी पर भी लगता है कि वो अपनी स्ट्रैटेजी हिंदुओं के हिसाब से बनाती है। अब देखिए, हाल ही में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की आबादी 33% हो चुकी है। अगर ये आंकड़े सही हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि टीएमसी को पूरे राज्य के 25% वोट अकेले मुसलमानों से मिल रहे हैं और यही कारण है कि वक्फ का मुद्दा हो, सीएए का मुद्दा हो, मुसलमानों से जुड़ा कोई और विवाद हो, हर मामले में टीएमसी पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने के आरोप लगते हैं। ये बात हमने आपसे पहले भी कही थी कि पश्चिम बंगाल के लिए इसी तरह की जो सांप्रदायिक राजनीति है वो खतरनाक हो सकती है। 1947 में जब भारत के बंटवारे के लिए संयुक्त बंगाल के 2 टुकड़े हुए थे, तब वहां हिंदुओं की आबादी 41.7% थी और मुसलमानों की आबादी 53.4%। मुसलमान पश्चिम बंगाल से ज्यादा हो गए थे और वहां की राजनीति भी मुसलमानों पर केंद्रित हो गई थी। इसीलिए संयुक्त बंगाल का बंटवारा करना पड़ा था और आज इस क्षेत्र में ही बांग्लादेश नाम का एक राष्ट्र है। 77 साल बाद 2025 में अब फिर से पश्चिम बंगाल में यही राजनीति हो रही है, जब यहां हिंदू 63% रह गए हैं और मुसलमान 33% हो चुके हैं। आज एक बड़ा सवाल यह भी है कि हमारे देश में धर्म के अलावा दूसरे मुद्दों की बात आखिर क्यों नहीं होती? क्यों ये विरोध प्रदर्शन ऐसे वक्फ कानून के तौर पर हो रहा है, सीएए पर अलग अलग जगहों पर हुआ था? आज मैं पश्चिम बंगाल के कुछ आंकड़े दिखाना चाहती हूँ जिनकी कोई बात ही नहीं कर रहा है। 1960 में भारत की जीडीपी में पश्चिम बंगाल का योगदान आपको पता है 10.5% था, लेकिन आज वही योगदान कहां पर पहुंच गया है? देखिए, फिसल के 5.5%, 5.6% रह गया। 1960 में प्रति व्यक्ति आय के मामले में पश्चिम बंगाल भारत में तीसरे स्थान पर था। उस पश्चिम बंगाल की प्रति व्यक्ति आय की कुल प्रति व्यक्ति आय जो है वो 127% ज्यादा थी। पूरे देश का अगर आप देखिए उससे 127% ज्यादा, लेकिन आज यही प्रति व्यक्ति आय देश के मुकाबले 17% कम है। पहले देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में
पश्चिम बंगाल की 24% हिस्सेदारी थी, लेकिन अब देखिए 3.5% रह गई है। 24% से 1947 में आप नीचे पहुंचते चले गए और 3.5%। आज पश्चिम बंगाल पर उसकी जीडीपी के 39% के बराबर कर्ज है, जो केरल, राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र के कर्ज से भी ज्यादा है। लेकिन इन आंकड़ों की वहां कोई बात नहीं कर रहा है। जिस वक्फ कानून से वक्फ संपत्तियों में जो भ्रष्टाचार है, जो जमीनें हड़पी गई हैं, उसका हिसाब किताब लिया जाएगा, उसको लेकर यह दुष्प्रचार हो रहा है कि इसमें मुसलमानों की सारी जमीनें छीन ली जाएंगी, मस्जिदें, मजार, मकबरे छीन लिए जाएंगे, जबकि इन दावों में अभी के लिए कम से कम कोई सच्चाई नहीं दिखती है। और आने वाले वक्त में जो होगा उस हिसाब से अगर लोग विरोध करें तो समझ में आए वक्फ कानून को। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि अभी कोर्ट में भी हियरिंग है। वक्फ कानून को लेकर बहुत सारे झूठ बोले जा रहे हैं, इसीलिए हम इस झूठ का पर्दाफाश करने के लिए फैक्ट चेक लेकर आए। पहला झूठ ये बोला गया कि वक्फ कानून से मुसलमानों की निजी संपत्ति ले ली जाएगी, उनकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो भी ले ली जाएगी। सच ये है कि वक्फ कानून केवल उन संपत्तियों पर लागू होता है जिन्हें वक्फ किया गया, यानी दान किया गया, दान की संपत्ति घोषित कर दिया गया। दूसरा झूठ ये बोला गया कि वक्फ संपत्तियों को वापस ले लिया जाएगा। सच ये है कि कोई भी संपत्ति वक्फ के रूप में वापस नहीं ली जाएगी, वैध संपत्ति वक्फ की ही रहेगी। तीसरा झूठ ये बोला गया कि वक्फ बोर्ड में सारे गैर मुस्लिम होंगे। सच ये है कि वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम हो सकते हैं। चौथा झूठ ये बोला गया कि नए वक्फ कानून के आने से देश की मस्जिदें, दरगाह, कब्रिस्तान लिए जाएंगे। सच ये है कि ऐसा नहीं होगा, इन स्थलों में कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। आखिर में हम बस यही कहना चाहते हैं कि जब 16 अप्रैल को देश की सबसे बड़ी अदालत में वक्फ कानून पर सुनवाई होने ही वाली है, तो इससे पहले ये कोहराम क्यों? नए कानून पर कानून हाथ में लेने की इजाजत किसके शह पर मिल रही है? जब बंगाल सरकार में मंत्री ही लोगों को उकसाएं, तो जान लीजिए इस देश की संसद में पास हुए कानून के खिलाफ संविधान की शपथ लेने वाले ही लोग लोगों को भड़का रहे हैं।